Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the concept of equilibrium of demand and supply, or we can say it determining the equilibrium price. यहाँ हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के अंदर डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर किस तरीके से इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन किया जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम को ड्रॉ किया है। इन दिस डायग्राम आई हैव रिप्रेजेंटेड द डिमांड कर्व दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी एंड सप्लाई कर्व दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। दिस इज द डिमांड कर्व डी एंड दिस इज द सप्लाई कर्व एस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिमांड कर्व है उसमें जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होते हैं डिमांड कम होती है, प्राइस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड इंक्रीज होती है। यानी कि इसका नेचर कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। इसी वजह से जो इसका कर्व का नेचर है दैट इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बात करते हैं सप्लाई कर्व की। सप्लाई कर्व में जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं तो मार्केट में उसकी सप्लाई लगातार बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे उसके प्राइस कम होते हैं सप्लाई भी कम होती चली जाती है। यानी कि डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। तो इसी वजह से जो फर्म का सप्लाई कर्व है दैट इज अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये दोनों जो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व हैं दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ई। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं ये पॉइंट होता है ई। इसे हम बोलते हैं फर्म का इक्विलिब्रियम, इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्राइस आया ओपी और क्वांटिटी आई ओक्यू। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों इक्वल होते हैं। इसी वजह से इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम देते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइस है उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस दैट इज ओपी एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दैट इज ओक्यू। अब बात करते हैं एक कंडीशन की। अगर हम प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए पहले प्राइस ओपी था, अब प्राइस ओपी से बढ़कर OP1 हो गया, तो इससे क्या होगा, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी लेकिन डिमांड कम होगी। यानी कि जो इनका डिफरेंस है डिमांड और सप्लाई का, ये क्या शो करेगा, एक्सेस सप्लाई को शो करेगा। तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होने से प्राइस पर प्रेशर पड़ेगा, और ये प्रेशर क्या करेगा, प्राइस को डिक्रीज करेगा, और तब तक डिक्रीज करेगा जब तक कि दोनों यानी कि डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी बात करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर देते हैं, पहले प्राइस ओपी था, अब प्राइस ओपी से घटकर OP2 रह गया, तो इससे क्या होगा, मार्केट में प्राइस घटने से डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन सप्लाई कम हो जाएगी। तो डिमांड और सप्लाई का जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। डिमांड एक्सेस में है, डिमांड एक्सेस में होने का प्रेशर प्राइस पर पड़ेगा, और इसकी वजह से प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और प्राइस इंक्रीज होगा जब तक कि डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं हो जाते हैं। इसका मतलब ई इज ऑलवेज रिमेनिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द इंडस्ट्री, और इसके बेसिस पर जो प्राइस ओपी है वो इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाता है, और जो क्वांटिटी है उसे हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का नाम देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम एंड चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम डिमांड या सप्लाई में से किसी एक को भी चेंज करते हैं, चेंज करने का मतलब है यहाँ पर हमारा इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से। यानी कि अगर हम डिमांड और सप्लाई में डिमांड को या सप्लाई को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट रहेगा, हमें उस पर्टिकुलर इफेक्ट को इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्टडी करना है। ठीक है, तो इन इफेक्ट्स को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करा है। द वेरी फर्स्ट इज द चेंजेस इन डिमांड, सेकेंड वन इज द चेंजेस इन सप्लाई, एंड द थर्ड वन इज द चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई बोथ। यानी कि पहले हम डिमांड में चेंज करेंगे, सप्लाई को एज इट इज रखेंगे, दूसरे केस में हम सप्लाई में चेंज करेंगे, डिमांड को एज इट इज रखेंगे, और तीसरे केस में डिमांड और सप्लाई दोनों को हम एक साथ चेंज करेंगे, और ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पर इसका क्या इफेक्ट रहता है। ठीक है, पहले केस की बात करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द चेंज इन डिमांड। यानी कि हम डिमांड में चेंज करेंगे, यानी कि डिमांड को हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, और उसके बेसिस पर हम चेक करेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इसका क्या इफेक्ट रहता है। तो इसको हम एक पर्टिकुलर डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। दिस इज द डायग्राम दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ मैंने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को कंसीडर किया है। एक्स एक्सेस पर क्वांटिटी डिमांडेड ऑब्लिक सप्लाइड है, और वाई एक्सेस पर प्राइस को फोकस किया है। ठीक है, नाउ
मैंने इनिशियली क्या माना है, दिस इज द डिमांड कर्व डी, ये इनिशियल डिमांड कर्व है, ठीक है, एंड दिस इज द इनिशियल सप्लाई कर्व दैट इज एस। ये जो इनिशियल डिमांड कर्व और इनिशियल सप्लाई कर्व है बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ई, और हमें ये पता है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब जो ई पॉइंट है ये इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटरमाइन करेगा। इस ई पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है दैट इज इक्वल टू ओ क्यू, और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है दैट इज इक्वल टू ओ पी। दैट इज क्लियर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, हम यहाँ पर डिमांड को पहले इंक्रीज़ करेंगे और फिर हम डिमांड को डिक्रीज़ करेंगे। तो पहले हमने डिमांड को इंक्रीज़ करा, ये डिमांड में इंक्रीमेंट हुआ, पहले कर्व था डी, और जब डिमांड को इंक्रीज़ किया गया तो नया कर्व हमें ऑब्टेन हुआ, दिस इज़ द D1। बात ये आती है कि डिमांड में इंक्रीज़ क्यों होता है। डिमांड में इंक्रीज़ के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीमेंट हो गया तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस इस तरह से चेंज हुआ जिससे कि डिमांड इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, या फिर जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है या फिर जो रिलेटेड गुड्स है उनके प्राइजेस में इस तरह से चेंज हुआ जिससे कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई। तो इन पर्टिकुलर फैक्टर्स की वजह से किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो सकती है, और अगर इनकी डिमांड यानी कि इनमें अगर चेंजेस होते हैं नेगेटिव वे में तो डिमांड क्या हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो पहले हम बात करते हैं डिमांड इंक्रीज़ हो गई। सपोज करिए कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई जिसकी वजह से डिमांड भी इंक्रीज हो गई और हमें नया डिमांड कर्व मिला दैट इज नोन एज द D1। दिस न्यू डिमांड कर्व D1 इज इंटरसेक्टिंग द एग्जिस्टिंग सप्लाई कर्व, क्योंकि सप्लाई में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस सप्लाई कर्व एसएस को E1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये E1 क्या हो गया, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ये जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग प्राइस आ गया आपके पास OP1, और जो क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो आ गई OQ1। अगर कंपेयर करें इसको पुराने से तो यू विल लुक हियर दैट प्राइस इज इंक्रीजिंग, यानी कि अगर मार्केट में सप्लाई को कांस्टेंट रखा जाता है और डिमांड को इंक्रीज किया जाता है तो उसके बेसिस पर जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो रहा है और जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ डिक्रीज करते हैं डिमांड को। मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो गई और डिक्रीज होने की वजह से उसकी जो डिमांड है वो भी डिक्रीज हो गई। डिक्रीज होने से क्या होगा, हमें नया डिमांड कर्व मिलेगा, दिस इज द डिमांड कर्व D2। पॉइंट इज क्लियर, दिस डिमांड कर्व D2 इज इंटरसेक्टिंग दिस सप्लाई कर्व एट द पॉइंट E2। तो E2 क्या हो गया, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्राइस आया आपके पास OP2 और आउटपुट आया आपके पास OQ2। सो द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP2 एंड न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज OQ2। अब इसको हम इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट से कंपेयर करते हैं तो प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और जो क्वांटिटी है वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि जब सप्लाई कांस्टेंट रहती है और डिमांड में डिक्रीज करते हैं तो डिमांड में डिक्रीज होने की वजह से प्राइस भी डिक्रीज होते हैं और जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो भी डिक्रीज हो जाता है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। पॉइंट क्लियर हो गया। द सेकेंड केस इज चेंजेस इन सप्लाई, यानी कि इस केस में हम ये स्टडी करेंगे कि फर्म की डिमांड में कोई भी चेंज या इंडस्ट्री की डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि जो इसकी सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, और केवल सप्लाई के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम इस पर्टिकुलर इफेक्ट को यहाँ स्टडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। इस डायग्राम में द DD इज द इनिशियल डिमांड कर्व ऑफ द इंडस्ट्री एंड SS इज द इनिशियल सप्लाई कर्व ऑफ द इंडस्ट्री। क्लियर। इनिशियली बोथ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट E। तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फर्म का इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। इट मीन्स E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द इंडस्ट्री। नाउ इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो प्राइस है दैट इज OP, तो OP को हम इक्विलिब्रियम प्राइस के नाम से जानेंगे एंड OQ इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट इनिशियली। ये तो बात हो गई इनिशियल इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम प्राइस की। अब हम लेके चलते हैं कि प्राइस में हम इंक्रीज कर रहे हैं, हम सप्लाई में इंक्रीज कर रहे हैं।
अगर हम सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो जो सप्लाई कर्व है इट विल शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन. अगर इंक्रीज करते हैं देन यू विल गेट द न्यू सप्लाई कर्व दैट इज इक्वल टू S2 S2. दिस इज द न्यू सप्लाई कर्व. और हम इसे ऑब्टेन करते हैं जब हम सप्लाई में इंक्रीज करते हैं, जबकि डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो डिमांड कर्व है और सप्लाई कर्व है वो एक दूसरे को पॉइंट E2 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इट मीन्स द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज शिफ्टिंग फ्रॉम पॉइंट E to E2. यानी कि जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E से E2 पर शिफ्ट हो जाता है. अब E2 करेस्पॉन्डिंग जो इक्विलिब्रियम प्राइस है दैट इज इक्वल टू OP2, और इसका करेस्पॉन्डिंग जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है दैट इज इक्वल टू OQ2. तो जो नया इक्विलिब्रियम प्राइस है OP2 वो इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या हो गया, कम हो गया, और जो आउटपुट है वो क्या हो गया, वो बढ़ गया. यानी कि जब हम डिमांड को कांस्टेंट रखते हैं, डिमांड को एज इट इज रखते हैं और सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, तो उसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो तो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है. दिस इज द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई. पॉइंट क्लियर हो गया. अब बात करते हैं कि हम सप्लाई में डिक्रीज कर रहे हैं. तो अगर हम सप्लाई को डिक्रीज करेंगे देन द न्यू सप्लाई कर्व विल बी S1 S1 विल शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन. ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और हमें नया सप्लाई कर्व मिलेगा दैट इज इक्वल टू S1 S1. दिस न्यू सप्लाई कर्व S1 S1 इज इंटरसेक्टिंग द डिमांड कर्व एट द पॉइंट E1. यानी कि ये जो नया सप्लाई कर्व है S1 S1 वो डिमांड कर्व को E1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. तो जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E से शिफ्ट होकर कहाँ पहुँच जाता है, E1 पर पहुँच जाता है. दैट इज क्लियर. अब जब E1 पर पहुँच जाता है तो इस E1 के करस्पॉन्डिंग जो नया इक्विलिब्रियम प्राइस आया दैट इज इक्वल टू OP1, और जो नया इक्विलिब्रियम आउटपुट आया दैट इज इक्वल टू OQ1. क्या देख रहे हो यहाँ पर, जो प्राइस है वो तो इंक्रीज हो रहा है. अगर मैं इनिशियल से कंपेयर करूँ उसको तो प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है. तो दैट इज द कंक्लूजन दैट व्हेन डिमांड रिमेन्स एज इट इज एंड सप्लाई इज डिक्रीज्ड, तो सप्लाई के डिक्रीज होने की वजह से जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो इंक्रीज होता है और जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है. तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द डिक्रीज इन सप्लाई ऑन द equilibrium position of the industry. Okay.